हम चर्चा जारी रखते हैं और आर्टिकल नंबर 1.6 को की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो सवाल यहाँ से ये पैदा होता है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने पढ़ा कि जो फोर्स है ना, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बट हमने +1 में पढ़ा है कि जो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है देन इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द डायरेक्शनल फॉर्म, तो उसकी डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए। तो हम इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है, जो एफ है, वो जैसे 1/4πε0 है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2 डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसको हम डायरेक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस आर्टिकल को डिस्कस करने का। देखिए, इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जो फिगर नंबर हमारे पास है 1.6 का ए पार्ट, इसमें हम ये आपको बताएंगे कि आपके पास ना दो चार्जेस हैं। ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम पॉजिटिव को चूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि दोनों चार्जेस सेम है और पॉजिटिव हैं। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज Q1 है, ये Q2 को रिपेल करेगा। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम सेकेंड चार्ज के ऊपर पहला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। सो दिस इज F21 वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि Q2 चार्ज Q1 को कैसे रिपेल कर रहा है, तो उसकी नोटेशन हमारे पास रहेगी कि पहले चार्ज को फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बट उसके बीच में जब हम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस इसको कैसे लिया जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें कि F21 की, जो पहला चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है, उसको हम लिखते हैं F21। और उसमें जो डिस्टेंस लिया जाएगा, जो चार्ज फोर्स लगाएगा, कॉज जो करेगा, उसका कॉज टू इफेक्ट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है आप इसको लिखेंगे 21 फ्रॉम 1 to 2। 21 का मीनिंग है पहले से दूसरे की ओर। तो पहले पर टेल होगा और दूसरे पर हेड होगा। और यदि हम इसका दूसरा पार्ट करें कि जो दूसरा चार्ज है वो पहले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसको सबसे पहले लिखना कैसे है, नोटेशन कैसे होगी, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज पहले पर कितना फोर्स लगा रहा है। अब जो कॉज है वो चार्ज Q2 है, जो इफेक्ट है इट इज़ ऑन चार्ज Q1। तो ये जो डिस्टेंस है वो कॉज टू इफेक्ट की ओर लिया जाएगा। तो जो टेल होगा वो चार्ज Q2 पर होगा और जो हेड होगा वो चार्ज Q1 पर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ी सिंपल सी बात बड़े आसान शब्दों में समझ आ गई होगी। तो हम सबसे पहले अपना ध्यान जो है ना वो F21 के ऊपर लगाते हैं कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज को हम कैसे समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसके लिए हम आपको ना आपके पुराना जो +1 में पढ़ रखा है वहाँ लेकर चलते हैं। आपने ये पढ़ा है कि यदि आप ना दो चार्जेस लेते हैं, सॉरी दो आप वेक्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आपके पास P वेक्टर और जो दूसरा वेक्टर है वो Q वेक्टर है। और ये देखिए, ये P वेक्टर का टेल रहा और ये P वेक्टर का हेड रहा, ये Q वेक्टर का टेल रहा और ये Q वेक्टर का हेड रहा। मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों ही वेक्टर एक ऑर्डर में अरेंज हैं। और जो ये थर्ड वेक्टर है इसका टेल फर्स्ट वेक्टर के साथ कंबाइन कर रहा है और जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के साथ कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थर्ड वेक्टर है ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। और यदि ऐसी घटना घटे तो जो थर्ड वेक्टर होता है, जो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है, वो बाकी जो दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में होते हैं उनके जोड़ के बराबर हो जाता है। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सीखने के बाद हम यही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो फिगर नंबर 1.6 ए में लगाते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
इन फिगर नंबर 1.6 ए पार्ट में लगाएंगे हम, राइट। तो जरा देखिए वो सेम कंसेप्ट हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि जो वेक्टर हमारे सेम ऑर्डर में होंगे, ये देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में, तो इनको आपने चुपके से जोड़ देना है, ऐसे करके दोनों जुड़ जाएंगे। और ये जो ऑपोजिट ऑर्डर में है ये रिजल्ट का काम करेगा। तो आप आसानी से इसको लिख दीजिए, आप R1 वेक्टर को और R21 वेक्टर को जोड़ दीजिए और ये रिजल्ट के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो R21 वेक्टर है वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। और यहाँ से आपको ना एक कॉन्सेप्ट फिर हम आपको +1 में लेके चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे कि देखिए आपके पास यदि एक वेक्टर होता है ना, तो उसमें दो जानकारियाँ होती है। उसका मैग्नीट्यूड होता है, ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड है, जो आप पढ़ते हैं ना कि वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, राइट। तो इसका ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड है और जो ये वाला पार्ट है वो डायरेक्शन है। आप सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ इस्तेमाल करिए। यदि आप डायरेक्शन के बारे में समझना चाहते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर और उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट मैं दूसरा इस आर्टिकल को समझने के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसको हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है। यदि यहाँ से इसकी डायरेक्शन का हमने पता लगाना हो, अलग करना हो उसको, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि R21 की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी R21, ये वेक्टर हो गया और ये हो गया उसका जस्ट मैग्नीट्यूड। तो जिसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अभी एनसीईआरटी ने आपको बताया नहीं है। तो R21 को हम कैसे लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ज़रूरत पड़ेगी तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम आपको आगे इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम ना इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ 2 लिख देते हैं। हम इसी तरीके से आगे चलेंगे क्योंकि हमें F12 को भी साथ में समझना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग फिगर बाय यूजिंग, ये देखिए, बाय यूजिंग सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कहाँ, इन फिगर नंबर 1.6 सी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपने सिंपली वैसे ही देखना है कि इसमें देखेंगे आप कि फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। अब इसमें जो कॉज है वो Q2 है और जो इफेक्ट है वो Q1 के ऊपर है। तो इसका जो डिस्टेंस जो लिया जाएगा वो कॉज से इफेक्ट की ओर लिया जाएगा, मीन्स R21, जो 1 2 से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसमें देखिए, यहाँ टेल हुआ, यहाँ हेड हुआ, यहाँ टेल हुआ, यहाँ हेड हुआ। तो जो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर को आपने जोड़ देना है और जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा वो उसका रिजल्ट बन जाएगा। सो हम यहाँ इसको सिंपली लिख देते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, R2 वेक्टर में जुड़ जाएगा R1 2 वेक्टर और ये वेक्टर रिजल्ट का काम करेगा R1 वेक्टर। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो R1 2 वेक्टर होगा वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको भी ना आप संभाल के रख लीजिए, ये रख लिया और इसकी इक्वेशन नंबर जो है अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और यदि आप इसकी डायरेक्शन को अलग करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, R12 कैप इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखिए वेक्टर और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। अब इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी और आपको ये बड़ा आसान लगेगा। अब जो चीज़ें आपको ज़रूरत थी फोर्स की डायरेक्शन को डिटर्मिन करने के लिए, अब वो आपके हाथ में है। देखो, हमने जो अभी तक सीख रखा है उसको पहले लिख लेते हैं। हमने सीखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं ऐसे लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें हमने जो अब तक सीख रखा है, हमने फोर्स को डिफाइन किया था कि ये जो है ना भैया, वो 4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से वेरी करता है। अब इसमें हमने डायरेक्शन की बात की है, तो हम देखो ना, हमने ऐसे किया है कि भैया हम एक वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ये वेक्टर में यदि उसको लिखना है तो उसके मैग्नीट्यूड वाले पार्ट के साथ आप उसके डायरेक्शन की जानकारी को ऐड कर दीजिए।
तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीपल हो जाएगा। यदि मैं अब फोर्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे एफ वेक्टर, तो मुझे इसकी डायरेक्शन की जानकारी यहाँ ऐड करनी पड़ेगी, ये इसका फॉर्मेट बनेगा। तो अब यदि मैं इसको अलग करके लिखूँ कि यदि मान लो मेरे पास ऐसे आया कि दूसरे चार्ज के ऊपर पहला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे F12 दिस इज इक्वल टू 1/4πε0। ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, और बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा R21 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा R21, और ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब आप ज़रा गौर से देखिए, ये बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट में लिख दिया गया है। इसी तरीके से आप दूसरा समझे, हम कॉमा करके लगा देते हैं, फोर्स पहले चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज कितना लगा रहा है, और ये हो गया वेक्टर। तो पुराना पहले मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, ये आ गया आपके पास 1/4πε0, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस हम लेंगे 1 2 का स्क्वायर और 1 से लेके 2 की डायरेक्शन। तो ये बड़े सिंपली हम इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं, ये रहा वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, और ये इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और ये इसका डायरेक्शन वाला पार्ट है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से अलग कर देते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म है, ये अलग अलग सेपरेट फॉर्म है, तो इतना सही तो फ़र्क है। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं कि देखिए कूलम लॉ जो है ना, वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ से सीखेंगे। देखिए हम इसको ना इक्वेशन नंबर ज़रा डाल देते हैं, एक मिनट, इसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हम ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम equation number 4 and equation number 5 we have, बड़े मज़ेदार तरीके से आप इसको सीखेंगे और आपको रियलाइज़ करना है कि चीज़ें बेसिकली कितनी आसान होती है। ज़रा आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपने ये देखा कि जो R12 है ना, ये देखिए R21 है और R12 है, ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है। ये देखिए ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम ही है, बस एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जब जो कॉज है वो फर्स्ट चार्ज है और जो इफेक्ट है वो सेकंड चार्ज है, तो हम पहले से दूसरे की ओर मेजर करेंगे, और जब जो कॉज है वो सेकंड चार्ज है, जो इफेक्ट है वो फर्स्ट चार्ज है, तो हम सेकंड से फर्स्ट की ओर मेजर करेंगे। बट चाहे आप इधर से उधर को मापो या इधर से उधर को मापो, तो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर रहेगा, बट सिर्फ डायरेक्शन का जो है वो रिवर्सल हो जाएगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि साहब कि जो R12 जो वेक्टर है वो, या इसको हम ना वेक्टर नहीं लिख के डायरेक्शन से लिखते हैं, R12 के जो डायरेक्शन है वो R माइनस ऑफ R21 की से यदि आप डायरेक्शन मेजर करते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखिए ज़रा, आप यहाँ लिखिए F21 जो है वो हुआ 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, और हम यहाँ लिख देते हैं कि भैया R21 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो R12 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और इन दोनों को मैं R लिख देता हूँ, क्योंकि आप एक साइड से दूसरी ओर को मापो, दूसरे से पहली को मापो तो बराबर ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाई R²। अब हम ना R21 की जगह क्या लिख सकते हैं, R21 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R12 कैप। अब इसको अलग कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस को आगे ले आइए, 1/4πε0 और Q1 Q2 डिवाइड बाई R², और ये आ जाएगा R12 कैप। इस पार्ट को आप ज़रा सेपरेटली देखने की कोशिश करिए कि ये जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या है, ये कंबाइन करके F12 वेक्टर के बराबर है, तो इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि F21 वेक्टर जो है माइनस ऑफ F12 वेक्टर के बराबर है। ये देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो है ये बराबर आएगा, और ये R12 है, जो R12 होता है ना, यहाँ से देखिए आप, ये देखिए R12 जो है वो F12 में है। सो इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये हो जाएगा F12
force on first charge due to second charge. So this equation, another equation, इसको हम equation number लिख दें 6. Now equation 6 shows that जो कूलम लॉ है, कूलम्स लॉ is in agreement with Newton's third law of motion. Newton's third law. That's to every action there is equal and opposite reaction, right? Thank you.